एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे सबको पता है कि मैं नेट सेट को गाइडेंस देती हूँ, तो आज अगर मैं वीडियो या सेशन डिलीवर कर रही हूँ, तो सबसे पहले मुझे आपको बताना है कि आज 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। Why this year is observed? Why this day is observed and why every year? So let's understand. World Consumer Rights Day is observed every year on March 15 to raise global awareness and consumer rights and protection. तो क्यों मनाया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि हम रेस करना चाहते हैं ग्लोबल अवेयरनेस। ग्लोबल मतलब अब वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ये नेशनल वाला नहीं है, तो ग्लोबल लेवल पर अवेयरनेस होनी चाहिए किसके बारे? कंज्यूमर राइट्स एंड प्रोटेक्शन। इट रिमाइंड्स गवर्नमेंट्स, businesses and people that consumers should be treated fairly, safely and honestly in the marketplace। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि कंज्यूमर्स को फेयरली, मतलब उनके साथ कोई चीटिंग मैल प्रैक्टिसेस नहीं की जाए। सेफली अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस अवेल कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि जैसे अगर आप कुकर लेके गए वो घर पर बर्स्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड ऑनेस्टली इन द मार्केट प्लेस। अब मार्च 15 की इसकी हिस्ट्री है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या आपके नेट के सिलेबस में ये कॉन्सेप्ट है, तो जरूर इसको डिटेल में पढ़ लीजिए। और मोस्टली जो फ्रीक्वेंट बेसिक कंज्यूमर राइट्स रहते हैं वो रहते हैं राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड। तो ये सारे राइट्स हमारे कॉमर्स के पेपर के क्वेश्चन हैं। तो अगर अब तक आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप इसको इन डे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इंडिया में आपको याद रखना चाहिए इसके रेलेवेंट कौन सी एक्ट है। और अगर आप 2020 से एग्जामिनेशन दे रहे हैं नेट की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्ट को चेंजेस हो चुके हैं, अमेंडमेंट्स हो चुकी है। तो अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नहीं है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। ठीक है, और उसमें जो फोरम्स है उनके पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हम पहले बोलते थे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम एंड नेशनल फोरम। तो अब क्या अपडेट हो चुका है, मैंने प्रीवियस कॉमर्स की वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं या मेरे सेशंस को पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ सारी कैंडिडेट्स को कि एक पेन, बुक, नोट्स बना लीजिए। लिखिए आज हमने कवलप्रीत मैम के साथ क्या पढ़ा है और हमको कौन से टॉपिक से वो रेलेवेंट है। Ensure that whenever you complete a topic, you solve few MCQs relevant to that topic. Okay, this will definitely help you solve questions during the examination. तो चलिए, अब मैं आपको कौन से टॉपिक पर लेके आई हूँ वीडियो आज? रिसर्च के ऊपर। तो ये मुझे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, स्पेशली जो बडिंग रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, कि उनको लगता है कि हमें इनिशियल फेज में कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो हम किसको अप्रोच करें। तो मैं हमेशा पहले तो रिसर्च के पीएचडी सेशंस जब भी डिलीवर करती हूँ, गाइडेंस सेशंस, मैं हमेशा एक डिस्क्लेमर देती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़ चुके हो और अगर आप पीएचडी की प्लेलिस्ट, जिसका मैंने नाम रखा है आओ रिसर्च सीखे, जिसमें आपको मोस्टली A to Z ऑफ रिसर्च मिल जाएगा, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी याद रखिए कि आप हमेशा अपने गाइड, रिसर्च सुपरवाइजर, रिसर्च सेंटर और जो भी यूनिवर्सिटी में आप एनरोल्ड है उसकी गाइडलाइंस को जरूर फॉलो कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है, मैं बोलूँ ये कोई सिलेबस नहीं है स्टैंडर्ड सिलेबस जैसे नेट की तरह। तो मैंने आपको बोल दिया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऐसा है तो ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सबका अपना ओपिनियन हो सकता है, तो कभी भी ऐसे मत सोचिए कि जिसका आपने सुन लिया वो 100% कंफर्मेशन है। नेवर एवर टेक एनी डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग योर रिसर्च सुपरवाइजर। ठीक है, क्योंकि आपके फाइनल पेपर्स पे आपके रिसर्च सुपरवाइजर और सेंटर ने ही साइन करना है। ठीक है, तो चलते हैं आज के सेशन पर। सबसे पहले मुझे आपको बताना है कि जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से एफिलिएटेड हूँ, तो आपको यही याद रखना है कि आप जो भी यूनिवर्सिटी से एनरोल्ड है, आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से एनरोल्ड हो या आप यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एंश्योर दैट यू चेक द गाइडलाइंस। अब वो गाइडलाइंस कहाँ पर अवेलेबल होती है आपको पता है, आजकल सबकी वेबसाइट पर गाइडलाइंस अवेलेबल होती है। अगर वेबसाइट पर आपको गाइडलाइंस नहीं मिलती है, तो आप जाके वो सेंटर से या फिर अपनी यूनिवर्सिटी पर जाके चेक कीजिए। ठीक है, हर डोमेन की कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस रह सकती है। अब जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में जब हम पीएचडी स्टार्ट कर रहे होते, तो वी आर सपोज टू अपेयर फॉर एन इंटरव्यू, and when we are going for the interview we should ensure, and it is a rule that you must carry a research proposal,
and what is this research proposal and what is the difference between a research proposal and synopsis, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो जब हम स्टार्ट में रिसर्च प्रपोजल बना रहे होते हैं, वो हमेशा याद रखिए फ्यूचर स्टडी के लिए रहता है, ठीक है। फ्यूचर स्टडी मतलब मैंने स्टडी अभी जस्ट प्रपोज की है, आगे जाके ये स्टडी होने वाली है, ओके। और उस टाइम क्या होता है, पॉसिबिलिटीज है कि हमारा रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हो या कुछ मॉडिफिकेशन सजेस्ट हो, या तो पॉसिबिलिटी है वो बोले आप दूसरा टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए, ओके। तो अब आपको ये भी याद रखना है कि जब हम रिसर्च प्रपोजल ड्राफ्ट करके लिखे जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या आना चाहिए और हमको किस चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में, जब हमारी थीसिस कंप्लीशन हो जाती है उसके पहले एक रूल है कि आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना है। अब इसको हम रिसर्च सिनॉप्सिस बोलते हैं। अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज कॉल इट एज अ रिसर्च समरी और वॉट एवर अदर बाय डिफरेंटली। अब हमारे यहाँ पर प्रपोजल हो गया इनिशियल स्टेज का, जब हम इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं सिलेक्शन के लिए, और सिनॉप्सिस आप तब ड्राफ्ट करते हो जब आपकी थीसिस ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो गई है, आपकी डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन हो चुका है और आपको रिजल्ट्स पता है। तो ये 2 महीने के बाद, सो एज पर यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस अगर आप देखोगे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की अपडेटेड गाइडलाइंस, अब तक जो है वहां पर होता है कि इस सिनॉप्सिस को सबमिशन करने के 2 महीने बाद विद इन 2 मंथ्स, मतलब 2 मंथ्स कंप्लीशन पर आप अपना पूरा थीसिस सबमिट कर सकते हैं। अब इसका क्या बेनिफिट होता है ये सब मैं आपको नहीं बता रही हूँ सेशन में, बट मुझे ये क्लैरिटी देनी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिसर्च प्रपोजल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिनॉप्सिस। मैंने बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने और रिसर्च सीख की प्लेलिस्ट में बताया है, रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर और रिसर्च प्रपोजल ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। अब हमको एक और मैं आपको एडवाइस और हिंट देती हूँ कि जब आप शोधगंगा पर आते हो, शोधगंगा वेबसाइट है जिसको हम बोलते हैं रिसर्चर्स का एक खजाना है, ठीक है। उसमें सबकी इंडियन थीसिस अपलोडेड है, okay, it is a repository where Indian theses are uploaded. Even my thesis is uploaded and presently available on शोधगंगा, तो you can search by my name। मेरा नाम लिखते हैं कंवलप्रीत बट बोलते हैं कंवलप्रीत, तो अगर आप स्पेलिंग टाइप करें यहाँ पर मेरा नाम आपको दिख जाएगा KANWALPREET, या तो आप BST बस डालोगे तो भी आपको मेरा टॉपिक इजिली सर्च हो जाएगा। तो अब वहां पर आपको जब जाओगे आप तो आपको पूरा थीसिस अवेलेबल है, ओके। अब मुझे बताना है आपको कि आप सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल में क्या डिफरेंस है। तो फिलहाल मैं वीडियो बना रही हूँ सिनॉप्सिस की, बट आई मेक श्योर मैं दोनों का डिफरेंस भी आपको एक्सप्लेन कर दूं। और हमेशा मैं वापस डिस्क्लेमर दे रही हूँ, जस्ट रिमेंबर गाइडलाइंस डिफर फ्रॉम डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन, सेंटर टू सेंटर, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, एंड एंश्योर दैट यू आर इन डिस्कशन ऑलवेज विथ योर रिसर्च सुपरवाइजर, ओके। अब सिनॉप्सिस ये कौन सा है, मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में सिनॉप्सिस उसको बोलते हैं जो मिनी थीसिस होती है, और आप अपनी फाइनल थीसिस के सबमिशन से पहले आपका सेंटर आपका वाइवा लेता है, आपका यूनिवर्सिटी आपका वाइवा लेता है और आपको बताता है कि यू आर गुड टू गो फॉर द कंप्लीट थीसिस, ओके। तो ये मेरा खुद का है थीसिस में से सिनॉप्सिस। तो ये देखिए सिनॉप्सिस टू द थीसिस, सिनॉप्सिस ऑफ द थीसिस, ये किसका थीसिस का सिनॉप्सिस है, कहां पर सबमिट किया, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, फॉर द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स बिजनेस पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आप उसको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट मर्ज हो चुका है, आप ये चेक कर सकते हैं गाइडलाइंस में जाके, ठीक है। तो ये सारे मेरी टाइम के हैं और अभी काफी टाइम हो चुका है, तो 2 साल हो गए, तो आप देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हुए, कहाँ चेंजेस हुए। तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के कलीना कैंपस में जाके आप चेक कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी बिल्डिंग पर, वो आपको ये गाइडलाइंस शेयर कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पर मैंने नेम ऑफ द कैंडिडेट, टाइटल ऑफ द थीसिस, डिग्री एंड सब्जेक्ट, तो मेरी डिग्री है PhD इन कॉमर्स और बिजनेस पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर होता है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, फिर नेम ऑफ द रिसर्च सुपरवाइजर, डेटा ऑफ सुपर एन्यूएशन, रिटायरमेंट ऑफ द सुपरवाइजर, फिर उसके बाद आपके पास रहता है नेम ऑफ द रिसर्च सेंटर एंड डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द सिनॉप्सिस, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ द रिसर्च गाइड, ठीक है। और ये आपके सेंटर के गाइडलाइंस जो भी है आपको वो फॉलो करने, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, बट जनरली आप देखोगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का यही फॉर्मेट रहता है। इंश्योर इट कवर ऑल डिटेल्स अबाउट द कैंडिडेट, द रिसर्च सुपरवाइजर एंड द रिसर्च सेंटर, मेक श्योर एंश्योर दैट इट इज साइंड बाय द रेलेवेंट अथॉरिटीज। अब देखिए इसके बाद है ना सिनॉप्सिस, ये हमारा टाइटल पेज जो हमेशा रहता है, ये बहुत लोग नहीं लगाते, बट
कभी भी टाइटल पेज होना चाहिए। तो अगेन, अ सिनॉप्सिस ऑफ द पीएचडी थीसिस ऑन स्टडी ऑन कम्यूटर सेटिस्फेक्शन ऑफ बीएसटी बस सर्विसेज इन मुंबई रीजन, सबमिटेड बाय कवलप्रीत कौर पुरी। अब ये क्वालिफिकेशंस कुछ लोग लिखते, कुछ लोग नहीं लिखते। तो अगेन, बिफोर यू आर प्लानिंग टू सबमिट योर synopsis thesis, ensure that you visit the Kalina campus once to check the updated guidelines। ठीक है, किसी ने बोल दिया इसलिए मत कीजिए। प्रिंटिंग का खर्चा बहुत ही, अगर वेस्ट हो जाए तो नुकसान देता है, और मैं हमेशा बोलती हूँ इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तो इतना भी सोचना चाहिए कि पेपर हमारा वेस्ट नहीं हो। ठीक है, अंडर द गाइडेंस और आपके गाइड सुपरवाइजर की डिटेल्स, आपके सेंटर का नाम और कहाँ पर सबमिट हुआ है, और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई फॉर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डिग्री इन बिजनेस पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आपका मंथ एंड ईयर। ओके, अब मेरी एडवाइस है, अगर आप सपोज 31 अक्टूबर का प्लानिंग कर रहे हो तो कभी भी याद रखिए, अगर पॉसिबल है उस दिन आपका सबमिट नहीं हुआ तो बेटर टेक इट टू द नेक्स्ट मंथ, क्योंकि कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपने प्रपोजल सिनॉप्सिस बना के रखा है बट आप सबमिट नहीं करने जा पा रहे हो, या कोई हॉलीडे आ गई है, या कुछ एनी XYZ रीजन हो गया, तो ये भी हमेशा आपको चेक करना है। ओके, एक बार मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके आपको दिखा देती हूँ फिर से, क्योंकि मैंने काफी क्विक स्क्रॉल डाउन किया था। आप पहले सेशन सुन सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, फिर बाद में आप वापस सेशन देख सकते हैं। तो पहले अभी ध्यान लगा के सुनिए। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइटल। अब देखिए, मैंने ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया था, वर्ड फाइल पर है, आप ऑटोमेटिक भी बनता है, आजकल तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। देखिए, अब इसमें नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर रूल और गाइडलाइंस, एंड इट इज कंप्लीटली up to you and your research supervisor and the guidelines of the university in which you are enrolled for PhD। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर, टाइटल एंड पेज, आप ऐसे बनाते हो तो ये काफी नीट लगता है, क्लैरिटी दिखती है, एंड ऐसे मेसी नहीं लगता है, इट डज नॉट लुक क्राउडेड। ओके, तो अब देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स में सीरियल नंबर, टाइटल एंड द पेज नंबर। तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन किसका, जो हमने थीसिस में लिखा है। ओके, अब यहाँ पर कुछ लोग लिखते हैं 1 to 3 पेज, बट मुझे लगता है कि जब 1 to 3 पेज हम लिख रहे हैं और यहाँ रिव्यू ऑफ लिटरेचर मेरा 3rd पेज से स्टार्ट हो रहा है, तो इट इज ऑब्वियस कि ये मेरे 1 to 3 पेज तक ही आता है। ओके, तो अगेन नो हार्ड एंड फास्ट रूल, मैं नहीं होती कोई बताने वाली कि ऐसा करना चाहिए, बट यस, आप हमेशा चेक कर सकते हैं कि आपके प्रीवियस रिसर्च स्कॉलर्स उस सेंटर के, आपके गाइड्स ने क्या किया। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हो गया, फिर यहाँ पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर है जो 3rd पेज से स्टार्ट हो रहा है। अब मैंने उसके अंदर बाइफर्केशन दी है, 2.1 रिसर्च गैप्स, 2.2 रिसर्च क्वेश्चंस एंड 2.3 कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द स्टडी। जस्ट रिमेंबर, ऐसे बोला जाता है जितना शॉर्ट सिनॉप्सिस उतना बेटर, बट ये टॉपिक के ऊपर भी डिपेंड होता है और आप कितना कवरेज करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप सबमिट करने वाले तो आप अपने गाइड से पूछिए, आप अपने सेंटर को पूछिए, और यूनिवर्सिटी को पूछ के आइए कि कितने पेजेस वो एक्सेप्ट करे, बिकॉज देयर इज अ रूल ऑन द नंबर ऑफ द कॉपीज बट देयर इज नो रूल अबाउट द नंबर ऑफ पेजेस, बिकॉज सम टॉपिक्स कैन बी लेंदी एंड सम टॉपिक्स आर वेरी शॉर्ट। तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक, जरूरी नहीं है मैंने ऐसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर को बाइफरकेट किया है तो आप भी ऐसे करो, बट इट गिव्स क्लैरिटी। ओके, तो यहाँ से सेकंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी आप रख सकते हो। अब हमको रिसर्च गैप्स, क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको ऐसे हाईलाइट किया। फिर हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, द सेंट्रल क्वेश्चन, द मेन क्वेश्चन, द रीजन फॉर प्रपोजिंग द स्टडी, ये हमेशा रहता है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिखा सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, आप किसको कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोसाइटी को, इन्वायरमेंट को, या जो भी कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्री को, वो आप यहाँ पर लिखना चाहिए। ओके, अब याद रखिए ये सिनॉप्सिस है, थीसिस हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, तो यहाँ पर टेंसेस का यूसेज बहुत मायने रखता है। ठीक है, द रिजल्ट्स रिवील्ड। ओके, जब आपने प्रपोजल बनाया था इनिशियल स्टेज 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, उस टाइम फ्यूचर टेंस में होने वाला था, तो दिस इज द ओनली डिफरेंस, आपको टेंस यूसेज पर ध्यान रखना है। आप जब रिसर्च प्रपोजल के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, हाइपोथेसिस बनाते हो, वो तो ऐसे ही आते हैं, बट अगर आप लिखते हो रिसर्च मेथोडोलॉजी काई स्क्वायर टेस्ट में बी यूज्ड, ओके, देयर इज नो गारंटी, बट जब आपका थीसिस ये सबमिशन सिनॉप्सिस जा रहा है तो आपने काई स्क्वायर लगाया, आपने स्ट्रक्चर इक्वेशनल मॉडलिंग की, आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया वो आपको पता था क्योंकि आपका स्टडी हो चुका है, तो रिजल्ट्स रिवील्ड, वहां पर ऐसा हो सकता है टेंटेटिव कंक्लूजन। तो जब आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो उसमें सब कुछ फ्यूचर टेंस का जाएगा, कब पास्ट टेंस आएगा। अब जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर, भले आप सिनॉप्सिस में लिखो, थीसिस में लिखो, या फिर प्रपोजल में, इट विल ऑलवेज बी इन द पास्ट टेंस। व्हाई? बिकॉज इट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर विच इज फ्रॉम द पास्ट स्टडीज, वो स्टडीज हो चुकी है,
तो कब प्रेजेंट टेंस लगाना है, कब पास्ट टेंस, ये मैंने एक इसके पहले वाले सेशन जिसको मैंने अपलोड किया यूट्यूब पर, स्ट्रक्चरिंग एंड फाइनलाइजेशन ऑफ थीसिस में बहुत अच्छे से बताया है। अगर आप अब टाइम निकाल सके तो वो पूरा मेरा सेशन देखिए। मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस सेशन का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके, सो tense, usage of tenses matter for proposal, for thesis and even for synopsis. Okay, फिर यहाँ पर आगे आपकी significance of the study, objectives of the study, hypothesis of the study, scope of the study। मैं हमेशा बोलती हूँ scope और limitations में difference है। scope होता है आपकी boundary, limitations होती है what you could not cover। अगर अभी आप मेरा ये सेशन देखिए कोई रिसर्च प्रपोजल बनाने वाले हो तो याद रखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम रिसर्च कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए किसी की थीसिस, जैसे आप इंडियन, मैंने बोला थीसिस अपलोडेड है शोध गंगा रिपोजिटरी पर, आप वहां जाके कंवलप्रीत की थीसिस देखेंगे तो तुरंत उसमें जाके लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी पढ़िए कि कंवलप्रीत ने कौन सी चीजें कवर नहीं की उसकी थीसिस में, उसके टॉपिक्स में, एंड व्हाट इज अ सजेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च स्कॉलर्स। तो आपको लास्ट में एक टॉपिक मिल जाता है फ्यूचर रिसर्च स्कॉलर्स क्या कर सकते हैं और वे फॉरवर्ड, ऐसे सब में लिखा रहता है। ठीक है, फ्यूचर डायरेक्शंस। तो जैसे मेरी थीसिस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बसेस नहीं कवर हुई थी क्योंकि उस टाइम जब मैंने प्रपोजल बनाया था बीएसटी बसेस के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं थी, बट बाय द टाइम आई सबमिटेड माय टॉपिक, I submitted my thesis, BST has already introduced electric vehicles. So somebody who is planning to work presently on a topic related to BST buses may consider it as a research gap and propose a topic on it. ठीक है, बट ये भी याद रखिए जैसे आप टेक्सटाइल्स के टॉपिक पर स्टडी कर रहे हो प्रपोज, आप स्टार्टअप्स पर प्रपोज करने वाले हो, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए जो इंडस्ट्री, जो बिजनेस आप डिसाइड कर रहे हो प्रपोजल में लेने का, थीसिस पर काम करने का, वो 10 साल मतलब एग्जिस्टेंस में रहे। ओके, पॉसिबिलिटी है मेरी थीसिस 5 साल तक चलेगी, तो अगर मेरे थीसिस के ड्यूरिंग वो बिजनेस शटडाउन हो गया, ठीक है, या मुझे डेटा कलेक्शन नहीं मिला, तो व्हाट विल हैपन टू माय पीएचडी, हाउ विल समबडी सपोर्ट मी ना कि, ठीक है, कोई स्टार्टअप्स आपने डिसाइड किए थे, कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे आप बोल रहे हो आप स्ट्रीट वेंडर्स पर काम कर रहे हो, तो व्हाट इज द गारंटी वो स्ट्रीट वेंडर कल वहां पर बिजनेस करने आएगा। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेथ, बट पॉसिबिलिटी है जैसे भी ऐसी सिचुएशन है, वॉर्स चल रही है, या फिर ऐसे सिचुएशन उसने अपना बिजनेस शट डाउन कर दिया, तो आप कहां पर डेटा लेने जाएंगे। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको बहुत तकलीफ दे सकते हैं। तो हमेशा हमको क्या याद रखना है कि ऐसे टॉपिक्स चूज कीजिए जिसमें आपको बहुत सारा डेटा भी मिल जाए और इजीली भी मिल जाए। ओके, रिसर्च एक ऐसी चीज है जिसको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, तो अगर ऐसी चीजों पर आप स्टक हो गए तो आपकी थीसिस 6-7 साल भी नहीं कंप्लीट हो पाएगी। तो ये भी याद रखिए डेटा कलेक्शन करने से पहले कि हम किसके ऊपर स्टडी करें, हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है। ओके, फिर आगे हमारा लिमिटेशंस, रिसर्च मेथोडोलॉजी, दिस शुड बी इन डेप्थ क्योंकि यहीं पर मेजॉरिटी लोग रीड करते। ओके, तो आपका इसमें रिसर्च डिजाइन आएगा, मेरा पूरा सेशन है रिसर्च डिजाइन पर, आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सर्वे मेथड ऐसे मैंने लिखा है, नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आप क्या लिख रहे हो इसमें, सेक्शंस ऑफ द क्वेश्चनर, वेरिएबल, सैंपल साइज, सैम्पलिंग टेक्निक, सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द data analysis, statistical techniques for descriptive analysis and statistical techniques for inferential analysis। अगर आप भैया अपने पीएचडी स्टार्ट नहीं की और रिसर्च पेपर्स लिखे नहीं है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एंड व्हाट इज इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। ठीक है, तो अब देखिए इनमें ये मेजर चीजें कवर होनी चाहिए, और जितने अच्छे से आपने ये चीजें कवर की आपको ओपन डिफेंस वाइवा में क्वेश्चंस कम पूछे जाएंगे। अब कुछ लोग इसमें डायरेक्टली रिसर्च मेथोडोलॉजी के नो सब टॉपिक्स, अब मैंने ये हाईलाइट किया कि रिसर्च डिजाइन क्या है, सर्वे मेथड यूज किया था, क्वेश्चनर कैसे ड्राफ्ट डिजाइन हुआ था, वेरिएबल्स कौन से थे, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, सो इट बिकम्स वेरी क्लियर एंड इजी फॉर द पैनल, फॉर द रीडर्स टू अंडरस्टैंड की कॉन्सेप्ट्स में क्या है। ठीक है, और ये सब आपको पता ही होना चाहिए। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें मैंने अगेन डिवाइड किया डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ प्राइमरी डेटा एंड इन्फ्रेंशियल एनालिसिस ऑफ प्राइमरी डेटा। ठीक है, कौन से में कौन सी टेक्निक यूज हुई है ये यहाँ पर पता लग जाता है। फिर है फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स ऑफ द स्टडी, ये हमेशा स्टडी से ही आना चाहिए। Suggestions and recommendations. Now, many people suggest that we should not use the word recommendations. So again, I ask you to check with your research supervisor कि सिर्फ suggestions लिखे, recommendations लिखे, क्या word लिखे। ठीक है, future research directions, जो budding research scholars, जैसे मैंने आपको बताया अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे और आप कोई रिसर्च टॉपिक बनाने वाले तो किसी के रिसर्च पेपर में आपको लास्ट एंड में मिलेगा फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस, मतलब भले उसमें हेडिंग नहीं हो रिसर्च पेपर में बट थीसिस में हमेशा हेडिंग रहती, तो किसी के कंक्लूजन, एब्स्ट्रैक्ट और जो लास्ट में फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन है वहां से आपको रिसर्च गैप्स मिलने के चांसेस होते हैं। फिर हमारे पास चैप्टर्स एट अ ग्लांस, मतलब समरी,
पूरी थीसिस का ओवरव्यू आप चैप्टर 1 में क्या लिखा है 1-2 लाइनों में लिखे, चैप्टर 2 रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या लिखे 1-2 लाइनों में लिखे, थर्ड मॉड्यूल आप थर्ड चैप्टर आपका क्या था वो लिखिए, एंड फाइनली द रेफरेंसेस। ठीक है, तो इतना आपके पास बेसिक होना चाहिए। मेरा थीसिस अगर थोड़ा ज्यादा बड़ा था तो it was running into a few more pages, but आप again depend, there is no मतलब no hard and fast rule की synopsis आपका 40 pages 50 होना चाहिए, but yes मैं हमेशा बोलती हूँ जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा, और it should cover everything। छोटे लेंथ मतलब नहीं, quality also matters। ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं आप 40 पेजेस में फिट करें 30 पेजेस में। प्रिंट आउट से पहले जब आप सबमिशन करने चाहते हैं ये भी पूछ लीजिए, बैक टू बैक प्रिंट आउट नहीं अलाउ होता है। अब क्या रूल चेंज हुए आप चेक कर सकते हैं, तो वन पर पेज पर एक ही बार मतलब प्रिंट आउट बैक टू बैक अलाउ नहीं है, ईच ऑन वन पेज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये याद रखिए। अब देखिए मुझे बताना था, ये सिनॉप्सिस है, सिनॉप्सिस मेरा हो चुका है, तो मुझे क्या लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड हो गए। ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव किए, डेटा वॉज कलेक्टेड, डेटा वर कलेक्टेड फ्रॉम 600 रिस्पॉन्डेंट्स। ओके, तो प्रपोजल में आपने क्या लिखा था, वी विल कलेक्ट और द रिसर्चर विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम 600 पीपल। ओके, फिर आप इन्फ्लुएंशियल जैसे आप लिखते हो काइस के तो लिखोगे आप कौन से टेस्ट यूज हो गए, बट यहाँ पर वो सब यूज हो चुके, रिजल्ट आ चुका है। रिसर्च प्रपोजल में भी हमने ये सब डाला था। ठीक है, यही रहता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन कौन से टेंस में लिखना है, इंट्रोडक्शन जनरली प्रेजेंट टेंस में लिखता है, बट उसमें आप लिखोगे द स्टडी इज प्रपोज्ड, दिस विल बी डन, और इंट्रोडक्शन में वो हो चुका है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मैंने आपको बताया जनरली पास्ट टेंस में होता है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, हमेशा हमको प्रॉब्लम मिल चुकी होती है, ऐसा नहीं होता हम ढूंढ रहे होते हैं। तो अगेन ड्राफ्टिंग, एकेडमिक रिसर्च राइटिंग भी आनी चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, तब आप लिखते थे कि एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, बट यहाँ पर आपको पता है कि अगर आपने कोई इंडस्ट्री को अप्रोच किया आपने क्या रिजल्ट दिए। ठीक है, फिर आपके पास हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव्स तो सेम रहते हैं। स्कोप ऑफ द स्टडी उस टाइम था दिस एरिया विल बी कवर्ड। अब आपको पता है कि आपने मुंबई में ही बीएसटी बस की कवरेज की है, मुंबई के रिस्पोंडेंट से ही डेटा कलेक्ट किया है, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कब लगाना है इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, लिमिटेशंस आपने ऑलरेडी लिमिटेशंस पता है, पहले आप लिखते थे टाइम कॉन्स्टेंट्स होगा ऐसे, बट यहाँ पर आपको लिमिटेशंस पता है। ओके, इफ समबडी आस्क मी व्हाई आई हैव नॉट कवर्ड नवी मुंबई पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट कम्यूटर्स, सो आई विल से इट वाज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ माय स्टडी, क्योंकि मेरा ज्योग्राफिकल स्कोप था। ओके, फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च डिजाइन कौन सा यूज होगा, यहाँ पर यूज हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। सेम फॉर डेटा एनालिसिस, सेम फॉर फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स। अब वहां पर आप फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स तो लिखते नहीं है, बट आप सजेशंस, अगर टेंटेटिव कंक्लूजन लिख रहे हो, ठीक है, तो इट विल बी टेंटेटिव। अगर आपको पहले से ही कंक्लूजन पता है तो आप रिसर्च प्रपोजल क्यों बना के लेके जा रहे हैं, आप रिसर्च स्टडी 3 साल क्या ही करेंगे। ओके, सो मेक श्योर यू यूज प्रॉपर वर्ड्स, प्रॉपर वोकैबुलरी, और आपको समझ आना चाहिए कि डिफरेंस है दोनों में, ऐसा नहीं है सब कुछ एक ही। ओके, तो आई होप सो आप सबको मेरी वीडियो ज्यादा पसंद आ रही है, आपको लगता है कि मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, और मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ हम अपनी प्रोफाइल तो बिल्ड करते हैं, बट येस वी शुड सपोर्ट अवर कम्युनिटी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई आके बोलता है कि मैम आपकी वजह से हमारा रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, आपकी गाइडेंस हुई तो हमने किसी से थीसिस अपनी आउटसोर्सिंग नहीं कराई, या फिर आपकी गाइडेंस थी तो हमको पता था व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो लेट्स हेल्प ईच अदर, अपनी कम्युनिटी को भी बढ़ाए। अब यहाँ पर मेरी कम्युनिटी का कहने का मतलब है मेरी टीचिंग फ्रेटर्निटी। ओके, एंश्योर दैट हम टीचर्स है और हम कुछ कंट्रीब्यूट करें। एवरीथिंग कैन नॉट बी मोनिटाइज्ड, एंड हर चीज को हम पैसों में तोल भी नहीं सकते। ठीक है, याद रखिए बिफोर यू हेल्प एनीवन डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस, देन इट बिकम्स कि उसने मेरी हेल्प की बट मुझे जब जरूरत थी उसने हेल्प नहीं की। ठीक है, तो आपसे पॉसिबल होता है तो हेल्प कीजिए। मैं मानती हूँ, आई एम अ स्ट्रॉन्ग कर्मा बिलीवर, तो किसी का आज आप अच्छा करोगे तो नेचुरली आपका भी अच्छा होगा। ओके, तो आप मेरी चैनल पर आए हो तो वीडियोस देख लीजिए। नेक्स्ट सेट की गाइडेंस है पेपर 1 जनरल पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की है। अब तक महाराष्ट्र सेट के फॉर्म्स रिलीज नहीं हुए, मुझे बहुत बार मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि हर बार इस टाइम तक फॉर्म्स आ चुके होते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी इस साल एग्जाम नहीं कंडक्ट होने वाला होगा, XYZ रीजंस, और इसके ऊपर हम नहीं सोच सकते, हम अपनी मेहनत को कंटिन्यू कर सकते हैं। आज या कल फॉर्म आ ही जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और अगर आपको चाहिए कंटिन्यूस नोटिफिकेशन आपकी मिस नहीं हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके यूजी पीजी स्टूडेंट्स को भी हेल्प करती है रिसर्च के लिए, स्पेशली नेट सेट के लिए, तो आप उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, आई होप सो आप सब पढ़ रहे हैं, और जून में तो नेट आने ही वाला है, तो हमारे पास मुश्किल से 2 महीने हैं। जिनके वैकेशन आने वाले हैं, वर्किंग जॉब्स पर है, टीचर्स है, तो आपको पता है आपके पास वैकेशन टाइम आने वाला है। हाउ डू वी प्लान अ वैकेशन, वो आपके हाथ में। ठीक है, तो फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड मे यू ऑल क्वालिफाई।